हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जाना था। वेलकम टू सिंग एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार, अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में जानना है तो लास्ट लेक्चर देखो, बट अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आए हो तो आप सही जगह आए हो। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, पर एक बार फिर भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो यार, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यार ये जो होता है ना, एक पॉइंट होता है, इसको हम किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसके बाद पढ़ा था ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। और ये दोनों जहां पे कटते हैं उस पॉइंट को बच्चों क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। वेरी गुड। तो इसके बाद हमने यार क्वाड्रेंट की बात करी थी। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इन चार पार्ट्स को ही क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि भाई इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं, और इसको चेंज नहीं करते क्योंकि ये हर वर्ल्ड वाइड में इस चीज को फिक्स कर रखा है। और क्या याद रखते हैं इसमें कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। ये हमें क्वाड्रेंट के लिए याद रखनी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यार यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए जो आपको इस चैप्टर में याद होने चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है यार कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वो दिखने में ऐसा होता है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वो दिखने में ऐसा होता है। इसके बाद अगर कोई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो मैं वाई कोऑर्डिनेट बता दूंगा। अगर कोई वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट बता दूंगा। अगर कोई मेरे को एक्स एक्सिस के हिसाब से किसी का मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो मैं वाई का साइन चेंज कर दूंगा, और वाई एक्सिस से पूछेगा मिरर इमेज तो एक्स का साइन चेंज कर दूंगा। अगर ओरिजिन से पूछेगा तो दोनों का साइन चेंज कर दूंगा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 देखो, उसमें मैंने बड़े आराम से इन सारी बातों को बता रखा है, आपको पक्के से समझ आ जाएगा। पर अभी हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अगर आती है फिर तो सारी बातें समझ आ रही होगी, बट अगर नहीं आती तो जरूर जाके देखो। ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, और अगर कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले आपका एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में यार इसमें ना एक लड़का है रेयान, और यार इसके रूम को अपना हमें इसके रूम का पूरा पोस्टमार्टम करना है यार। ये इसमें इसके क्या कहते हैं, ये जो इसका बेडरूम है और इसका जो बाथरूम है भाई, हर जगह यहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं ये लोग, और देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में अपने से करवाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है भाई, ये कमरा है भाई रेयान का, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे तो अपने को पता ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दीवारें हैं, इसके रूम की दीवारें। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेयान्स रूम। अगर D1, देखो D1 ये रहा, R1 ये रहा, अगर रेयान के रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डोर लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है? तो देखो कितनी दूर है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी दूर है बच्चों? 8 यूनिट दूर है। तो यार इस पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इस पहले का आंसर हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है। इसके बाद ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? अच्छा सुनो, वाई एक्सिस से तो हमने बता दिया 8 दूर है, पर ये डोर तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो कितनी दूर है? 0। खुद सोचो, अगर ये डोर थोड़ा ऊपर होता तो मैं बताता कि इतनी दूर है, पर यार ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो कितनी दूर है? 0 दूर है। तो यानी कि लेफ्ट वॉल से तो कितनी दूर है? 8। बट अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो कितनी दूर है बच्चों? 0। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट, अच्छा D1 का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं कि आप x में कितना चले और y में कितना चले। तो आप x में कितना चले? 8, और y में कितना चले? 0। देखो आप x में 8 गए और फिर y में कहां गए? कहीं नहीं गए। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ
B1 कितना हो गया 8,0। क्या आप x में 8 गए और y में कहीं गए नहीं। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन हो। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, एक R1 पॉइंट है 11.5, 0। देखो ये रहा R1 पॉइंट है 11.5, 0 और क्या कह रहा है, हाउ वाइड इज द डोर। अच्छा, डोर की बात शुरू में हुई थी, देखो ये D1R1, D1R1 जो है वो रियान के रूम का डोर है। अच्छा देखो ये रहा, ये देखो D1R1 रियान के रूम का डोर है और ये कितना वाइड है, ध्यान से देखो ना बच्चों, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 11.5, यानी कि 8 से 9 1, 9 से 10 2, 10 से 11 3 और 11 से 11.5 मतलब 0.5, यानी कि मैं बोलूंगा बच्चों कि वो कितना वाइड है। आप इसका आंसर लिखोगे 3.5 यूनिट वाइड है। और अगर आप एक यूनिट को 1 फीट कह दो, अगर आप एक यूनिट को 1 फीट कह दो तो आप बोलोगे 3.5 फीट वाइड है, 3.5 फीट वाइड है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अरे यार इसको ना ऐसे समझो, एक फुट जो होता है ना बच्चों, वो अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंचेस होता है। और 12 इंचेस जो है 30 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, आपने स्केल देखा होगा 30 सेंटीमीटर का। तो अगर उसके जैसे 3 और साढ़े मतलब हाफ भी तो है, 0.5 भी तो है, तो वो एक प्रॉपर डोर लेंथ हो सकती है ना, इतना इतना मतलब हमारा जो डोर लेंथ है उतना बड़ा होता है। तो यार आप इसको कंफर्टेबल मानोगे कि नहीं मानोगे। हाँ यार मैं तो मानूंगा कि 3.5 फीट जो है वो एक कंफर्टेबल है। मतलब इसमें ना हम, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है या बस जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो मैं कह दूंगा हाँ भाई कंफर्टेबल तो है। अच्छा, इसके बाद कह रहा इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। कह रहा एक बंदा है व्हील चेयर पे। अब व्हील चेयर आपको पता कितनी होती है, मेरे हिसाब से 2 फुट की होती है, 2 फुट से थोड़ा ज्यादा होता होगा, जिसपे एक बंदा आराम से बैठ जाए, 2 फुट या 2 से थोड़ा ज्यादा। तो मैं बोलूंगा कि भाई बंदा जो है, व्हील चेयर 2 फुट या उससे थोड़ी ज्यादा है और रूम डोर कितना है 3.5, तो आराम से एंटर कर जाएगा ना भाई। तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई कि जो व्हील चेयर वाला बंदा है वो भी इजीली उस रूम में एंटर कर जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी पॉइंट है 0,1.5 एंड B2 है 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अच्छा ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है कि B1 B2 जो है वो बाथरूम डोर है, ठीक है, और D1R1 जो है वो रूम डोर है। तो आपको बोल रहा है कि ये जो बाथरूम का डोर है वो रूम डोर से नैरो है कि वाइडर है, मतलब छोटा है कि बड़ा है। तो देख लो, देखो हमें डोर लेंथ तो, रूम के डोर लेंथ तो पता है ना कितनी है बच्चों, 3.5 यूनिट या 3.5 फीट। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं ये कितना है। तो ध्यान से देखो, ये देखो 4 से 3 1, 3 से 2 2 और 2 से और थोड़ा नीचे यानी कि 2.5। तो यहां से अपने को समझ आ रहा है कि जो आपकी बाथरूम डोर है, लेंथ ऑफ बाथरूम डोर, लेंथ ऑफ बाथरूम डोर कितना है 2.5। अब यार तुम खुद बता दो यार कितना है। ये देखो रूम का डोर कितना है 3.5 फीट और बाथरूम डोर कितना है 2.5। तो नैरो है कि वाइडर है, नैरो है। तो हम लिख देंगे कि लेंथ ऑफ बाथरूम डोर, ठीक है, लेंथ ऑफ बाथरूम डोर इज नैरो देन रूम डोर। ठीक है भाई, इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक खत्म हो गई। हाँ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब बात करते हैं 1.2 की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो भाई पिछले क्वेश्चन में बाथरूम की बात करी थी, इस बार बाथरूम बना दिया। पिछली बार सिर्फ बेडरूम था, अब बाथरूम। अब थोड़ा बाथरूम में भी घूमते हैं इसके घर जाके, है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहा है प्लेस रेयान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट दिस। अच्छा ध्यान से सुनो, आपको बोल रहा है कि ना ये जो रेयान है ना, इसके स्टडी टेबल को आपको इसके रूम में रखना है। और कहां रखना है देखो ये बता रहा है, 8,9 पे, 11,9 पे और 11,7 पे।
तो एक काम करते हैं बच्चों, रखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो 8 कॉमन है, देखो कैसे रखते हैं, x में 8 और y में 9, तो x में 8 y में 9, x में 8 y में 9 यहां। अच्छा, इसके बाद x11 y9, x11 y9, इसके बाद 11,7, x11 y7, तो x11 y7 यहां। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फोर्थ फुट को कहां रखना चाहिए। अब यार तुम खुद बताओ भाई कि फोर्थ फुट कहां, एक टेबल होती है रेक्टेंगुलर होती है यार, तो रेक्टेंगुलर टेबल होती है, तो आप कहां रखोगे, ध्यान से देखो, अगर इस रेक्टेंगल को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो चौथा फुट कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए ना भाई, तभी तो रेक्टेंगल कंप्लीट होगा यार। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मतलब जो फोर्थ फिट है वो कहां होना चाहिए, इसके मतलब जिससे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाए, तो इसको देख लो ये कहां होना चाहिए। देखो ध्यान से, x में कितना है 8 और y में कितना है 7, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या है कि फोर्थ फुट कहां होना चाहिए 8,7। अच्छा, तो यार ये तो हो गया रेक्टेंगल प्लेस। इसके बाद इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये अच्छी जगह है टेबल के लिए, अच्छी जगह है यार, आपको क्या लगता है कमेंट करना यार। सही है, देखो क्यों सही है, जो हमारे मैक्सिमम टेबल होते हैं वो दीवार के पास होते हैं, ठीक है, दीवार के पास है, और देखो बेडरूम बेड के सामने है, तो अगर रेहान उठेगा सुबह सुबह देखेगा कि स्टडी टेबल सामने है, तो उसका मन करेगा कि चलो जाके यार पढ़ लेता हूं, है ना। और क्यों सही है, देखो गेट के पास नहीं है, अगर गेट के पास होता गेट खोलो टकरा जाएगा, मतलब वॉल से भी चिपका हुआ नहीं है, और बेड के सामने भी है, कोने में भी है, तो ठीक है, अच्छी जगह है ना। चलो इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, कि टेबल की विड्थ क्या है और लेंथ क्या है। देखो विड्थ क्या है और लेंथ क्या है, तो विड्थ कितना, इसकी विड्थ कितनी है, देखो ध्यान से, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, तो लेंथ देखो यहां से पता चलेगी 8 से 11, मतलब 1 2 3, तो यार इसकी विड्थ कितनी, इसकी विड्थ तो है आपकी 2, है ना, विड्थ 2 है, देखो 7 से 9, यानी कि विड्थ 2 है और लेंथ 3 है, तो बस इस चीज को लिख दो कि इसकी विड्थ जो है यार वो है आपकी 2 फीट, और जो आपकी लेंथ है वो कितनी है 3। अच्छा, इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आपने फोर्थ फुट भी बता दिया कहां रखना है, और अपनी राय भी दे दी कि अच्छी जगह है कि नहीं है टेबल, तो अच्छी जगह, और इसके बाद आपने विड्थ भी बता दी और लेंथ भी बता दी, और एक और चीज बोल रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, यार हाइट तो नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि यार ये 2D फिगर है, हाइट बताई जाती है 3D फिगर की। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं पेन को और मैं बोल रहा हूं भाई इसकी हाइट बता, तो आप इसकी हाइट बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा। हाइट बता पाओगे जब आप इसको ऐसे देखोगे, जब 3D चीज को देखोगे आप उसकी हाइट बता सकते हो, ये तो 2D है, अपने को तो इसका सिर्फ टॉप व्यू दिख रहा है, तो सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही तो दिख रही है, हाइट कहां दिख रही है। दैट मीन्स इसकी हम हाइट नहीं बता सकते, हाइट इसकी नहीं बता सकते, एज इट इज अ 2D फिगर, है ना भाई, 2D फिगर है, तो यार इसकी हाइट नहीं बता सकते। आई बात समझ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर एट हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपनिंग इनटू द बेडरूम। अच्छा, हिंज मतलब जानते हो बच्चों, हिंज का मतलब होता है काज, काज मतलब यार देख, जब हम एक डोर को ओपन करते हैं, तो जब ओपन करते हैं तो एक तरफ से तो वो ओपन और बंद हो जाता है, पर एक जगह से फिक्स रहता है, तो जिस जगह से फिक्स रहता है वहां पे हम हिंज लगाते हैं, मतलब उसको कब्जा कहते हैं, वो जिससे वो रुका रहता है ना, उसे कहते हैं। चलो, तो आपको क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। अच्छा देखो, यहां B1 पे हिंज है, ठीक है, B1 पे है हिंज, मतलब ये है फिक्स, और ये जो है ये हिल डुल रहा है, B2 जो है वो हिल डुल रहा है, और ये कहां को हिल रहा है, मतलब ये ओपन कहां को हो रहा है, ये ओपन हो रहा है बेडरूम में, मतलब इस तरफ खुलता है बच्चों, इस तरफ खुलता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है ये, इसके बाद कह रहा है कि विल हिट द वार्डरोब, कह रहा है क्या ये इसको हिट करेगा, तो एक बार देख लेते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। देखो मेरे को इस डोर की लेंथ पता है,
कि ये डोर कितना बड़ा है। हम इतनी देर से इसी के घर की बात कर रहे हैं और मेरे को पता है इसका बेडरूम का जो डोर है ना वो 3.5 फीट का है और इसका जो बाथरूम का डोर है वो 2 फीट का है। हमने इसकी रूम की पूरी स्टडी कर ली है, ठीक है। तो यार मेरे को पता है कि यार ये जो लेंथ है वो कितनी है, ये 2 फीट 2.5 फीट है। और ध्यान से, क्या ये इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, ध्यान से देखो कि ये कितनी दूर है। देखो ये 0 है और 0 से कितनी दूर है, 1 2 3, यानी कि यार वार्डरोब 3 फुट दूर है और ये कितना है 2.5 फीट। तो यार तुम खुद बताओ, ये 3 फुट दूर है और वो 2.5 है, क्या टकराएगा? नहीं टकराएगा ना, दूर है। तो इसका हम सिंपल रीजन दे देंगे कि नहीं टकराएगा, है ना। नो क्या कहते हैं, बाथरूम डोर will not hit the wardrobe, है ना भाई, wardrobe को हिट नहीं करेगा। समझ गए होगे यार, क्योंकि लेंथ कम है ना, इसकी लेंथ कम है, ये ज्यादा दूरी पर है तो नहीं टकराएगा। चलो इसके बाद क्या कह रहा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। कह रहा है क्या आप कुछ सजेशन देना चाहोगे अगर मैं इस डोर को बड़ा करने की सोचूं तो यार क्या सजेशन दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं या तो यार डोर को ना बाथरूम में ओपन करो, बेडरूम में नहीं, मतलब ऐसे खोलो कि वो बाथरूम में खुले। तो बड़ा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाथरूम में खुल रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि यार वार्डरोब को कहीं और रख दो, वार्डरोब को कहीं और शिफ्ट कर दो, तो बड़ा भी कर लो तो नहीं टकराएगा, ठीक है। तो ये सजेशन अपनी तरफ से हो सकता है। या तो हो सकता है यार भाई कि सेम रखो, छोटा बड़ा मत करो क्योंकि नहीं टकरा रहे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ कॉर्नर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर 0 FRP। अच्छा देखो बाथरूम दे रखा है और इसके चारों कॉर्नर्स, देखो इसके चारों कॉर्नर्स क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, OFRP इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। OFRP के कोऑर्डिनेट्स बताया था ना बच्चों लास्ट क्लास में कि क्या होता है कि हम उस जगह पे कैसे पहुंचेंगे। तो देखो 0 अरे यार 0 का तो दे ही रखा है, 0 का क्या है 0,0। अच्छा f का क्या है, f देखो ये रहा, यहां पे कैसे पहुंचूंगा, देखो x में 0 और y में कितना जाना पड़ेगा 9, यानी कि 0,9। अच्छा याद है ना, पहले x में चलते हैं फिर y में चलते हैं। देखो जैसे r क्या है, देखो ये रहा, तो यहां पे जाने के लिए पहले मेरे को x में चलना पड़ेगा फिर y में चलना पड़ेगा। तो x में कितना चलूंगा बच्चों, x में चलूंगा -6 और y में चलूंगा 9, तो r क्या हो जाएगा -6 और 9। अच्छा p क्या है, p देखो ये रहा, p पे जाने के लिए कैसे जाऊंगा, देखो x में गया -6 और जब मैं -6 गया तो p पे पहुंच जाए, तो y पे कितना जाऊंगा 0, यानी कि जब मैं -6 चला तो मैं p पे पहुंच गया ना, तो ये हो गया -6 और y में कहां गए 0। तो ये हो गया इसके चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा इसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द शोइंग एरिया SHWR। ये जो SHWR है इसका शेप क्या है, अरे यार इसका शेप देखो, ये शेप आपने कभी अपनी छोटी क्लासेस में देखी है? अगर आप एक चीज नोटिस करो, देखो ये चीज इसके पैरेलल है पर ये चीज जो है ये इसके पैरेलल नहीं है, मतलब एक साइड पैरेलल और एक साइड नॉन पैरेलल। वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपीजियम। जिसके दोनों साइड पैरेलल होते हैं वो होता है आपका पैरेललोग्राम, और जिसके एक साइड पैरेलल और एक साइड नॉन पैरेलल होता है वो होता है आपका ट्रेपीजियम। यानी कि मैं क्या बोलूंगा बच्चों, SHWR इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है बच्चों, आपका ये ट्रेपीजियम है। अच्छा इसके बाद हमने यार इसकी शेप बता दी, आपसे बोल रहा है भाई शेप बता दी तो यार कोऑर्डिनेट्स भी बता दो। चलो तो अगर आपने इसकी शेप बता दी तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता देते हैं जल्दी से। तो क्या है भाई आपका SHWR, ठीक है, जल्दी से इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता देते हैं। तो s का क्या है बताओ, एस पे मैं कोऑर्डिनेट मतलब मैं s पे कैसे जाऊंगा, तो कैसे जाऊंगा, देखो इसमें गया -6 और y में गया +6, तो -6 और +6। अच्छा
एच क्या है, देखो ये रहा। कैसे जाऊंगा, एक्स में जाऊंगा -3 और वाई में जाऊंगा +6। तो -3 और +6। डब्ल्यू पे कैसे जाऊंगा, देखो डब्ल्यू ये रहा। डब्ल्यू पे के लिए जाने के लिए मेरे को एक्स में -2 जाना पड़ेगा और वाई में 9 जाना पड़ेगा। तो -2 और 9। और आर के लिए देखो, आर पॉइंट ये रहा बच्चों। एक्स के लिए -6 जाना पड़ेगा और वाई के लिए 9 जाना पड़ेगा, यानी कि -6 और 9। तो यार इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हम पॉइंट के, कि आपको एक्स में कितना चलना पड़ेगा और वाई में कितना चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने इसका शेप बता दिया और कोऑर्डिनेट्स बता दिए। इसके बाद अच्छा, थर्ड क्वेश्चन बच्चों अच्छा है। क्या बोल रहा है, मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet and 3 feet space for a toilet and write the coordinates of the corner of the ठीक है, आपको बोला जा रहा है बाथरूम में, देखो ये रहा, देखो ये रहा वॉश बेसिन और ये रहा टॉयलेट। कह रहा है इसके लिए जगह छोड़ो। जगह कितनी छोड़नी है, 3 फीट और 2 फीट। अच्छा, आपको पता है ये जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देते हैं ना, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, यानी कि एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 3 फीट। तो देखो 3 फीट कैसे को छोड़ेंगे, ध्यान से, 1 2 3। तो ये मैंने 3 फीट लेंथ और ब्रेथ कितनी है बच्चों, 2। तो 2 ऐसे 1 और 2। तो ये हमने इतनी स्पेस छोड़ दिया बच्चों, किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए, जिसमें ये चीज कितना है, ये चीज 3 है और ये चीज कितनी है बच्चों, ये चीज 2 है। और इसके अब अपने को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इसके अपने को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो यार इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखें, ध्यान से देखना। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ मान लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे किस चीजों के एग्जांपल नहीं ले रखे, एक्स वाई जेड नहीं इस्तेमाल कर रखे, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको एक्स वाई और जेड मान लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं सबके कोऑर्डिनेट्स। थर्ड पार्ट, पी एक्स वाई और जेड। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो पी का क्या है यार, पी का तो यार हमने लिखा था यार, पी का पहले भी लिख रखा है। पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6,0। एक्स का क्या है, देखो एक्स में कितना गया, -3। एक्स में -3 गया और वाई में कहीं गया ही नहीं, तो 0। वाई में क्या है, देखो एक्स में गया -3 और वाई में कितना गया, +2। तो -3 और +2। जेड के लिए एक्स में गए -6 और वाई में गए 2। एक्स में गए -6 और वाई में गए 2। तो ये आपने लिख दिए वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट्स। आपने एरिया भी बना दिया और कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। इसके बाद अब बात आई टॉयलेट की। टॉयलेट की लेंथ बनानी है 2 फीट और ब्रेथ, और उसकी जो ब्रेथ बनानी है वो बनानी है 3 फीट। चलो बनाते हैं। लेंथ बनानी है 2 फीट, तो लेंथ 2 फीट, ये 1 और 2 ये होगी लेंथ, और ब्रेथ बनानी है 3 फीट। तो देखो कैसे, 1 2 3। तो यार ये देखो इतनी जगह हमने छोड़ दी टॉयलेट के लिए। अब इसका अपने को लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये। तो इसको नाम वाम दे देते हैं यार, एक तो जेड ही है और बाकी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो यू वी और डब्ल्यू तो यार हैगा यू वी, और कुछ और ले लेते हैं, जैसे डी ले लेते हैं। ठीक है, डी है क्या यार, डी यहाँ पे नहीं है ना कहीं पे भी, नहीं डी यूज नहीं हो रखा। चलो डी ले लेते हैं। तो क्या कहते हैं, ये तो हमने किसके लिखे हैं यार, ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वॉश बेसिन के। और अब लिख रहे हैं टॉयलेट के। तो टॉयलेट के क्या है, जेड वाई वी और डी, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो z का तो यार लिख ही रखा है, क्या है, -6 और 2। y का क्या है, y का देखो, y पे कैसे जाओगे, y पे कैसे जाओगे, y पे जाओगे, अरे y थोड़ी ना यार, u है ना, u है u। ठीक है, ये तो u है ना। चलो u का कोऑर्डिनेट, u पे कैसे जाओगे, x में जाओगे बच्चों -4 और y में जाओगे +2। x में जाओगे -4 और y में +2। ठीक है, बात करते हैं v की क्या होगी भाई, -4 और देखो x में -4, y में जाओगे 5, -4 और 5। बात करते हैं d की, तो d क्या है, -6 x में और y में +5, तो -6 और 5। तो इस तरीके से यार ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म, जिसमें हमने बेसिन के लिए एरिया छोड़ा और टॉयलेट के लिए एरिया छोड़ा और उनके कोऑर्डिनेट्स भी बताए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ना भाई। आपको क्या बोल रहा है, इसका डाइनिंग रूम है, ठीक है। अब तक हमने किसकी बात करी, अब तक हमने इसके बेडरूम की बात करी, इसके वॉश बाथरूम की बात करी, और अब हम इसके डाइनिंग रूम की बात कर रहे हैं। और ये क्या बता रहा है बच्चों कि डाइनिंग रूम जो है उसकी लेंथ 18 फीट है और ब्रेथ जो है वो 15 फीट है। देखो जो आपका डाइनिंग रूम है ना, वो कहां से चालू हो रहा है, देखो वो यहां से चालू हो रहा है। ये जो घर का दरवाजा है ना, ये इस बेडरूम का दरवाजा, यही जो है वो खोलोगे तो बेडरूम में आ जाओगे और बंद करोगे तो डाइनिंग रूम में। मतलब डाइनिंग रूम और बेडरूम को जोड़ने में कौन काम कर रहा है, ये D1R1। मतलब ये जो आपका डाइनिंग रूम है ना, वो यहां से ऐसे है, ऐसे, ठीक है। आपका ऐसा है आपका डाइनिंग रूम इसका रेयान का, कि जिसकी लेंथ जो है वो है 18 फीट, और जो ब्रेथ जो है वो, मतलब डाइनिंग रूम अच्छा खासा है, 18 फीट लेंथ है और 15 फीट जो है वो इसकी ब्रेथ है। तो ये चीज यहां पे लिखा, बोला इसको स्केच करो, है ना, स्केच द डाइनिंग रूम। तो देखो मैंने यहां पे स्केच आपके लिए कर दिया है, देखो ये सिचुएशन है, देखो ध्यान से। आपका ये -6 जा रहा था, देखो आपका ये -6 जा रहा था और यहां 12 जा रहा था। तो वही चीज मैंने यहां लिख रखी है, -6 12, और ये आपका ना 18 है, आप गिन सकते हो, ठीक है। ये हो गया 6 और ये 12, 6 और 12 18, मतलब इसकी लेंथ 18 है और ब्रेथ देख लो कितना है, कहां तक लेके आया मैं, -15। यानी कि ये प्रॉपर, ये आपका कितना है बच्चों, ये आपका 15 है, और ये आपका कितना है बच्चों, ये आपका 18 फीट है। तो यार देखो हमने क्या करा, इसने बोला था कि स्केच बनाओ, तो हमने बना दिया डाइनिंग रूम का स्केच, जिसमें लेंथ कितनी है 18 फीट और ब्रेथ कितनी है 15 फीट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। कह रहा है डाइनिंग रूम के सेंटर में आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल रखनी है, सेंटर में, सेंटर में मतलब आपको डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सर सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी लाइन के बीच का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मिड पॉइंट जो है वही तो सेंटर है। तो वही चीज तो हम यहां पे यूज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका सेंटर फाइंड करेंगे, इस रूम का सेंटर। अब सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। देखो ये आपका है 18 फीट, ये आपका 18 फीट है, अच्छा 18 फीट है। आपको कुछ और भी कह रहा है क्या, अच्छा देखो यहां पे आपसे एक चीज और कहा जा रहा है, कोऑर्डिनेट को ना मार्क भी करनी है, कोऑर्डिनेट्स को मार्क भी करना है। तो एक बार एक काम करते हैं, इनको मार्क कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं भाई, चलो इसको मार्क कर दो, एंड पॉइंट्स को, इसको 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 और इसको मार्क कर दो। कैसे करोगे भाई मार्क इसके कोऑर्डिनेट, भाई कि यहां पे कैसे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, एक्स में जाएंगे -6, वाई में जाएंगे 0, एक्स में जाएंगे 12, वाई में जाएंगे 0। इसका क्या है, एक्स में जाएंगे 12, वाई में जाएंगे -15। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 12, -15। और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, एक्स में जाएंगे -6, वाई में जाएंगे -15, तो -6 और -15। आई बात समझ में। तो हमने यार इसके डाइनिंग रूम के एंड पॉइंट्स के कॉर्नर भी मार्क कर दिए। अब इसके बाद इसका सेंटर ढूंढते हैं। सेंटर कैसे ढूंढते हैं, लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो वही चीज करते हैं, देखो आंसर नंबर सेकंड। चलो तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x होता है x1 + x2/2 और y क्या होता है y1 + y2/2। तो वही चीज बच्चों हम यहां करेंगे, ध्यान से देखना कि x1 x2 क्या है, देखो ये -6 + 12/2, ठीक है, -6 + 12/2, -6 + 12/2। तो यानी कि हो जाएगा आपका 6/2, तो x की वैल्यू 3 आ गई, और y क्या हो जाएगा 0 है, y तो 0 है ना, 0 + 0/2, तो y आपका आ गया 0। देखो तो आपको मिड पॉइंट पता चल गया 3,0। तो इसको यार देखते हैं एक बार कि आपको मिड पॉइंट पता चल गया 3,0, 3,0 आपको मिड पॉइंट पता चल गया, ठीक है।
ये है आपका इस लाइन का मिड पॉइंट 3,0। ऐसे इसका मिड पॉइंट देखो यार, इसका मिड पॉइंट तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि यार ये 15 है, तो आधा कितना होगा 7.5, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 कहने का मतलब ये मिड पॉइंट है इसका। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, किसको, इसको और इसको, तो आप मानते हो आपको इसका सेंटर पता चल गया। देखो ये सेंटर है इसका 3,0 एक्स ए, मतलब इसकी लेंथ और 7.5 है ना, 7.5 इसकी लेंथ। तो आपको इस रूम का सेंटर पता चल गया। अब आपको इस सेंटर पे टेबल रखनी है, और टेबल की लेंथ कितनी है, ध्यान से, टेबल की लेंथ है 5 फीट और 3 फीट, मतलब 5 फीट लेंथ, मतलब उसकी लेंथ 5 फीट होनी चाहिए और ब्रेथ 3 फीट होनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा कि ना इस उंगली पे इसको सेंटर में रखना है, तो आप कैसे रखोगे? अगर मैं बोलूंगा, आप अगर इसको रखोगे तो आप इस तरीके से रखोगे कि इसकी आधी लेंथ इधर और आधी लेंथ इधर बराबर होनी चाहिए। अगर ये सेंटर में रखी जाएगी तो इसकी आधी लेंथ इधर और इधर लेंथ बराबर होगी ना। तो वही सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे कि अगर आपके 5 फीट को सेंटर में रखना है तो सेंटर से आधा इधर होना चाहिए और आधा इधर होना चाहिए। तो 5 फीट का आधा कितना होगा, 2.5। यानी कि आपको क्या करना है, 2.5 यहां रखना है और 2.5 यहां रखना है। कहने का मतलब बच्चों 2.5 यहां, 2.5 देखो 3 से 2.5 क्या होगा, ध्यान से, यहां से 2.5 तो 1 2 और यहां, मतलब आपको 2.5 यहां रखना है और ऐसे ही 2.5 यहां रखना है। तो 1 2 2.5 यानी कि इसके सीधे में। अच्छा, तो ये तो आपने रख दी इसकी 5 फीट की लेंथ को सेंटर में, 2.5 यहां 2.5 यहां, टोटल कितना हो गया 5 फीट। इसके बाद 3 है, 3 को भी कैसे रखना है, 3 का आधा क्या होगा 1.5, तो 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। देखो ये 0.5 है तो 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपकी टेबल सेंटर में रख दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी टेबल सेंटर में रख दी जाएगी। देखो अब इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है और इसकी जो ब्रेथ है, इसकी जो ब्रेथ है वो 3 फीट है। और देखो सेंटर में, तो सेंटर में है तो आधा इधर, ऐसे आधा ऊपर आधा नीचे। अच्छा, अब आपको कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स, जरूर बोलेगा भाई, जरूर बोलेगा कोऑर्डिनेट्स भी इसके मार्क करो। जिस चीज का मतलब जिस चीज का इसने बोला है ना, जो भी बात करी उसके कोऑर्डिनेट जरूर लिखवाए हैं। तो ये आपसे जरूर बोलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो देखो लिख भी रहा है, बोल भी रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। भाई टेबल की जो कॉर्नर्स है उसकी कोऑर्डिनेट्स भी लिखो। चलो तो लिखते हैं भाई जल्दी से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं भाई। तो कोऑर्डिनेट्स देखो ये और ये। चलो तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो ये इस जगह पे है यानी कि 5 से आधा, यानी कि ये हो जाएगा 5.5 कॉमा माइनस का 6, और ऐसे ये कितना होगा 5.5 कॉमा 9 माइनस का 9। ऐसे ये कितना होगा, ये देखो ये इस तरफ है, इस तरफ यानी कि 0.5, तो 0.5 कॉमा माइनस का 6, हाँ, और 0.5 कॉमा माइनस का 9। तो ये आपने भाई लिख दी, इसका सेंटर फाइंड कर दिया। देखो 3 चीजें करवाई थी, स्केच बनवाया, सेंटर फाइंड करवाया, सेंटर पे टेबल रखवाई और टेबल के कोऑर्डिनेट्स मार्क करवाए, और इस डाइनिंग रूम के भी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मार्क करवाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई आते हैं एंड ऑफ द चैप्टर पे। तो एंड ऑफ द चैप्टर में यार अपने को क्या पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है what are the x coordinate and y coordinate of a point intersecting of a two axis। कह रहा है जब दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अरे यार जब x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो किस पॉइंट पे करते हैं, ओरिजिन पे करते हैं ना। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है
और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस एंड विच क्वाड्रेंट कैन H लाइज इन। अच्छा, तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। आपको बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है W जो कि कहां पे है, जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। अच्छा, कोई पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है। अच्छा, x कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने एक लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल। ठीक है, किसके पैरेलल, देखो यहां पे लिखा हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस। देखो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी और आपसे क्या कह रहा है कि ये जो H पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। अच्छा, यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा ना कि जो पॉइंट y एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट सेम होता है। कहने का मतलब यहां पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस x कोऑर्डिनेट सेम। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि ये h पॉइंट दिखने में कैसा होगा कि इसका x कोऑर्डिनेट तो -5 ही होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। यार इस लाइन के ऊपर है ना, लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर ये कहीं भी हो सकता है, पर x कोऑर्डिनेट -5 होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो यार या तो ऊपर होगा या तो नीचे। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूं H में इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, सेकंड में हो सकता है या फिर थर्ड में हो सकता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके पास 3 पॉइंट दे रखा है RAMP। तो इन 3 पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले। RAMP, तो एक पॉइंट है R जो है 3,0 3,0 ये रहा, A 0,2 0,-2 0,-2 ये रहा। इसके बाद M -5 -2, तो x में -5 y में -2 ये रहा, और -5 2, तो -5 ये रहा 2 ये। चलो तो हमने ये कर दिया भाई, एक काम करते हैं इन चारों को ज्वाइन कर देते हैं। हमने इन चारों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है, टू साइड RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यार परपेंडिकुलर कब होता है, जब भाई ऐसे एल शेप बनता है तब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो देखो एल शेप कहां बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ये इसका नाम भी लिख लेते हैं यार, RAMP। तो ये था R और A क्या था, A M और P है ना, ये RAMP लिख दिया। कौन कौन आपस में परपेंडिकुलर है, मेरे हिसाब से ये और ये, यानी कि मैं बोलूंगा एक तो AM और एक PM। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, AM एंड PM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर कि भाई एल शेप देखो यहां बन रही है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वन साइड ऑफ RAMP पैरेलल टू वन एक्सिस। कह रहा भाई कोई साइड जो है ना वो पैरेलल है एक्सिस के। देखो ना यार, देखो ये वाली साइड y एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली साइड x एक्सिस के पैरेलल है। दैट मींस मैं क्या बोलूंगा, AM इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, AM पैरेलल है x एक्सिस के, एंड PM is parallel to y एक्सिस। ठीक है भाई, ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस के पैरेलल है। आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना, इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। अच्छा, आपको बोला जा रहा है मिरर इमेज, कौन किसकी मिरर इमेज है, तो ध्यान से देखो। अच्छा, मिरर इमेज किसे कहते हैं, देखो जैसे इसको देखो, ये है -5, -2 और ये क्या है -5, 2।
तो मिरर इमेज में क्या हो जाता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ +2 है, तो साइन चेंज हो गया। किसका साइन चेंज हो गया, y का। तो y का साइन चेंज हो गया, तो ये किसके हिसाब से मिरर इमेज है, x के हिसाब से। बताया था ना, x एक्सिस के हिसाब से y का साइन चेंज हो जाता है और y एक्सिस के हिसाब से x का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे y का साइन चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है कि ये x के हिसाब से मिरर इमेज है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं इसका आंसर लिखूंगा कि M and P आर मिरर इमेज ऑफ each other with respect to x एक्सिस के रिस्पेक्ट में m और p एक दूसरे के मिरर इमेज है। आई इतनी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक z पॉइंट है 5, -6। एक z पॉइंट है 5, -6, तो 5, -6 ये रहा, x में 5 y में 6। कह रहा है कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल IZN। अच्छा, राइट ट्राइंगल के लिए तो देखो ये L बन गया, और राइट ट्राइंगल के लिए काम करते हैं, इसको आपस में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये Z है और IN है ना, तो Z इसको I कह देते हैं, इसको N कह देते हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अच्छा ध्यान से सुनो, ये वाली लेंथ कितनी है, मेरे हिसाब से ये वाली लेंथ आपकी -6 है। ये वाली लेंथ कितनी है, 6 है ना। आप नीचे कितना गए, 6, और ये वाली लेंथ कितनी है, 5। तो ये 6 है, ये 5 है, ये निकालना है। तो ये राइट ट्राइंगल में तो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कहते हैं हाइपोटेनियस अपने को निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, 6, और बेस कितना है, 5, ठीक है। तो 36 और 25 ऐड करने पे इसका आंसर आ जाएगा 61। स्क्वायर रूट हटेगा तो ये रूट में चले जाएगा। तो जो थर्ड साइड की लेंथ आ रही है वो √61 यूनिट आ रही है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसका हाइपोटेन्यूज बता दिया। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो भाई क्या होगा, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट। भाई सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव एक्सिस नहीं है, अगर नेगेटिव नंबर नहीं है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है, नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है। यानी कि हम ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में काम कर पाएंगे, और अपने पास सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आप खुद लिखना कि यार हम सारे पॉइंट नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो नेगेटिव एक्सिस में कैसे जाएंगे। यानी कि अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ना एक नेगेटिव होता है ना। तो इसका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, कि हम भाई सारे पॉइंट मतलब क्वाड्रेंट ही नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट में ही कर पाएंगे। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई, आपको कह रहा है एक सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखो यहां पे मैंने फिगर भी बना दी है। आपको क्या बोला जा रहा है कि ये है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पर मान लो वाई एक्सिस नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट वेस्ट को, है ना, ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और ये सेंटर मतलब सिटी का सेंटर, मतलब सेंटर वाला जो रोड है वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और उनके आजू बाजू में पैरेलल रोड्स हैं, और वो भी 10। यानी कि देखो नॉर्थ साउथ के पैरेलल 5 इधर 5 इधर, यानी कि टोटल 10 रोड। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 इधर और 5 इधर, यानी कि टोटल 10 रोड, है ना। और ईच रोड एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अरे यार साहब देखो ना, देखो ये रोड कौन सा है, नॉर्थ साउथ वाला, और ये रोड कौन सा है, ईस्ट वेस्ट वाला, और ये देखो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना। और किसी को भी देख लो वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कौन सा, नॉर्थ साउथ वाला और ईस्ट वेस्ट वाला आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यही सारी बातें बच्चों यहां लिखी हुई है कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर को आप 200 मीटर मानो। देखो 1 सेंटीमीटर, जैसे ये है ना, ये 1 सेंटीमीटर है ना, कह रहा है इसको 200 मीटर मानो। यानी कि यहां से क्या समझ आ रहा है, यहां से ये समझ आ रहा है
कि हर रोड कितने कितने मीटर की गैप में है, 200 मीटर के गैप में है, क्योंकि ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानो, तो ईच रोड आपके कितने कितने मीटर के गैप में है, 200 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद आपको बोल क्या रहा है, आपको बोला जा रहा है, देखो मेन बात यहां से है, देखो ध्यान से, कि इफ द सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ वाली, देखो आपको बोला जा रहा है अगर नॉर्थ साउथ वाली सेकंड स्ट्रीट, अच्छा, और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ स्ट्रीट क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और हम उसको 2.2,5 कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, देखो नॉर्थ साउथ वाली सेकंड स्ट्रीट यानी कि ये है ना, नॉर्थ साउथ वाली सेकंड स्ट्रीट, और ध्यान से ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ स्ट्रीट, देखो फिफ्थ माने 1 2 3 4 5, यानी कि ये जब दोनों आपस में कट रहे हैं ना, मतलब ये जो आपस में कट रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2,5। यार कहेंगे भी 2,5, देखो ना x में 2 y में 5, तो ये इन लोग कुछ नया बता दिया, ये तो हम भी कहेंगे कि भाई x में 2 है y में 5 है, तो 2,5 ही कहेंगे इसको। अच्छा, तो ये भी ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, तो करना क्या है, करना देखो ये, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर एज 4,3, तो 4,3 का क्या मतलब है, 4,3 का मतलब है बच्चों x में 4 y में 3, तो यार ये एक ही तो है, इसके अलावा थोड़ी ना कोई होगा, अगर इसके अलावा कोई और होगा, सपोज कर यहां पे है, तो इसको क्या बोलोगे, जैसे मान लो आपका कोई इधर कोई पॉइंट है, सपोज कर यहां, ठीक है, ये इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 1,4, इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे 5,1, यानी कि हर इंटरसेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि क्या इसके जैसा कोई और होगा, नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 4,3 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, 1 होगा बस। और आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर एज 3,4, इसका भी 1 होगा। यार देखो ना 3,4 क्या होगा, 3,4 ये होगा ना, और ये सिर्फ एक ही तो है, इसके अलावा कोई होगा नहीं, और कहीं और जाओगे तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा ना बच्चों, एड्रेस तो एक ही फिक्स रहेगा, दो जगह के सेम एड्रेस थोड़ी ना हो सकता, तो वही चीज यहां पे है, तो दोनों का आंसर क्या हो गया, 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इसका, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको बोला जा रहा है एक कंप्यूटर ग्राफिकल स्क्रीन है, जो मैंने देखो आपके सामने यहां बना भी दी है, आपको बोला जा रहा है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ना यहां पे ना पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स आपके क्या है, पिक्सल्स हैं आपके, पिक्सल्स है काफी सारे, देखो इसकी स्क्रीन है जो 800 पिक्सल वाइड है, मतलब उसकी विड्थ कितनी है, 800 पिक्सल, और उसकी जो लेंथ है, जो हाई है, मतलब एक्स एक्सिस में देखो आपकी एक्स एक्सिस में 800 है और वाई एक्सिस में 600 है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है यहां पर अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, कह रहा है एक स्क्रीन है, ध्यान सुनना, एक कंप्यूटर ग्राफिकल स्क्रीन है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन, अच्छा, ओरिजिन एट द सिस्टम हैज अ ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, देखो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ओरिजिन है, ठीक है, इसके बाद स्क्रीन 800 पिक्सल वाइड है, ठीक है, 800 पिक्सल वाइड है, और 600 पिक्सल हाई है, अच्छा देखो 600 पिक्सल हाई है, ठीक है, इसके बाद a circle icon of radius 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट, ठीक है, देखो आपको क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, एक सर्कल बनाया गया है 80 पिक्सल रेडियस वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, देखो एक सर्कल बनाया गया है 80 पिक्सल रेडियस वाला, किस सेंटर पे बनाया, देखो सेंटर आपका ले रखा है, देखो यार जब भी हम एक सर्कल बनाते हैं तो किसी सेंटर पे बनाते हैं ना, तो सेंटर आपको वो दे रखा है 100,150, यानी कि 100,150, देखो यहां पे मैंने मार्क भी कर रखा है 100,150 सेंटर है, और इस पे अपने को एक सर्कल बनाना है, तो एक काम करते हैं जल्दी से एक सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल बनाने के लिए मैं ये रूलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, हम
80 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 80 पिक्सल रेडियस वाला एक, देखो मैंने 80 पिक्सल इसको खोल दिया करीब करीब 100 से थोड़ा पीछे, और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 100 और 150 को सेंटर मार के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद आपका कह रहा है, ध्यान से, इसके बाद आपका कह रहा है कि इस बार ना आपको रेडियस 100 पिक्सल लेना है और सेंटर को 250 और 230 लेना है। ठीक है, तो सेंटर है आपका 250 230 और पिक्सल है, मतलब रेडियस कितना है 100। तो इसको देखो, हमने क्या करा कि इसको ओपन कर लिया 100, इसको 100 ओपन कर लिया, इसको हमने 100 ओपन कर लिया, 100 पिक्सल्स। ठीक है, इसको 100 पिक्सल्स ओपन कर लिया, और यहां पर रख के, सेंटर पे रख के, ये सेंटर कितना है ध्यान से नोटिस करो, 250 और 230, जैसा सवाल में कह रहा था 250 230, और यहां पे रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो अपना काम हो गया। इतना काम वो हमसे करवा रहा था, तो इतना काम हमने कर दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, whether any part either circle lie outside the screen, क्या सर्कल का कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर है। तो देखो, क्या कोई पार्ट स्क्रीन के बाहर है, नहीं। देखो स्क्रीन ये है आपकी, देखो स्क्रीन ये है आपकी, स्क्रीन ये है बच्चों। ठीक है, आपकी स्क्रीन ये 800 पिक्सल ऐसे लेंथ में, और हाई कितना है 600 पिक्सल, तो स्क्रीन के अंदर ही है, तो सही है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे नो। राइट, कोई भी जो है सर्कल वो बाहर नहीं है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा नो। दूसरा, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ भाई कट कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस कट कर रही है। देखो दोनों, ये जो दोनों सर्कल हैं ये कट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, देखो। तो इस तरीके से हमें इसका जवाब देना होता है। तो इस बार जो अब आपकी बुक बन गई है वो बड़ी लॉजिकल बन गई है, मतलब बड़े लॉजिक लगा के अपने को इसका आंसर देखना है, मतलब रट्टाफिकेशन खत्म हो गया है ना भाई। तो अब रटना नहीं है चीजों को, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे, चीजों को समझते हुए कि क्या कह रहा है, तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नो डाउट लेवल तो बड़ा है, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसी के साथ हमने इसकी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।